डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, डिमांड यानी कि मांग, इक्वलिटी यानी कि समानता, जस्टिस यानी न्याय, यानी कि न्याय और समानता की मांग। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ द 19th सेंचुरी, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक आते आते people from within the non-Brahmin caste began organizing movement against caste discrimination। ये जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में आंदोलन करना, ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। एंड डिमांडेड सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस, और सोशल सामाजिक इक्वलिटी और जस्टिस की मांग करने लगे। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया was founded by Ghasidas, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status। तो दोस्तों सेंट्रल इंडिया में सतनामी मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? घासीदास ने। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो लेदर वर्कर्स थे उनके सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, सोशल स्टेटस यानी कि जो उनका सामाजिक स्टेटस था उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, लेदर वर्कर्स को इकट्ठा किया और आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इन ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्ट वर्क अमंग चांडाल कल्टीवेटर्स। ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर के मटुआ सेक्ट ने क्या किया, ये चांडाल कल्टीवेटर्स के बीच में इन्होंने काम किया। मटुआ का क्या, सॉरी, सेक्ट का क्या मतलब होता है? सेक्ट का हिंदी में मतलब होता है कि पंथ, या पंथ या संप्रदाय। संप्रदाय से आपके मन में एक आइडिया आया होगा कि यह कुछ न कुछ मोरलेस रिलीजन से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल सही हो। जो हम चलो समझते हैं कि संप्रदाय या सेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेक्ट यानी कि संप्रदाय का डेफिनेशन जान लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। देखो, सेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप एंड इट हैज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स। यानी कि जो सेक्ट होता है ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि किसी एक लार्जर ग्रुप से ये लोग क्या होते हैं कि सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और इनका कुछ अपना पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ होता है। तो इसको क्लियरली हम समझते हैं। अभी अभी देखो, सपोज कोई एक रिलीजन है, कोई भी एक रिलीजन, आप फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिलीजन ले लो, ठीक है। अब इस रिलीजन में सपोज 100 पीपल्स हैं, यानी कि जो भी इनकी मान्यता है, धार्मिक रिलेटेड जो भी इनकी मान्यता है, जो भी इनका रिलीजियस बिलीफ है, सेम है इन 100 लोगों का। अब इसमें 3 सिचुएशन आता है। इस ग्रुप में से पहले तो एक बंदा निकल जाता है, पहला सिचुएशन आता है एक बंदा यहाँ से निकलता है। दूसरा सिचुएशन आता है इसमें से कुछ लगभग 25 पीपल यानी 25 लोग निकल जाते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है यहाँ से एक बंदा निकल जाता है फिर, और यह अपना खुद का एक रिलीजन यानी कि इससे कुछ मिलता जुलता या जो भी इसको इसमें डीमेरिट्स दिखा, यानी कि सपोज अब ये लोग सेपरेट क्यों हुए। अब जैसे कि आप इनिशियल स्टेज में देखो, एंशिएंट टाइम में रिलीजन तो कोई एक ही था। अब धीरे धीरे उसी से क्या हुए, रिलीजन जो है एक एक रिलीजन निकले, ठीक है, यानी कि एक एक रिलीजन क्या हुए, ओरिजिनेट हुए केवल एक रिलीजन से। तो सपोज ये 100 लोगों का जैसे ग्रुप है। अब इसमें से इसमें कुछ जैसे धार्मिक मान्यताएं होंगी, यानी कि रिलीजियस बिलीफ होंगे, कुछ उनके प्रैक्टिसेस होंगे। तो कुछ लोगों को जैसे कि इसमें से एक बंदे को कुछ रिलीजियस बिलीफ उनको पसंद नहीं आया, ये निकल के दूसरा ग्रुप, दूसरा रिलीजियस का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, यानी कि कोई दूसरा रिलीजन इसने ज्वाइन कर लिया। और दूसरे केस में निकलते हैं 25 लोग, यानी 25 लोग निकल जाते हैं। और ये जो 25 लोग निकलते हैं दोस्तों, ये किसी ग्रुप को यानी कि किसी दूसरे रिलीजियस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते। ये अपना इसी से मिलता जुलता, यानी जो चीजें इसको इन लोगों को इस वाले में नहीं जच रही थी उसको छोड़ के बाकी इन्होंने एक अपना अलग से धार्मिक जो है कि संप्रदाय बना लिया, ठीक है। एक तो एक केस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो 25 लोग यहाँ से निकले और इस इधर पे चले गए, यानी अपना एक दूसरा रिलीजन बना लिए यहाँ पे। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को बोलेंगे कि सेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्ट यानी कि संप्रदाय। बट हम इसको नहीं बोलेंगे जो एक बंदा निकला, या एक बंदे की जगह यहाँ पे 10 बंदे मान लो, इस 10 बंदों को हम नहीं बोलेंगे, यानी 10 लोग यहाँ से निकले, 10 लोग को नहीं मानेंगे कि इन्होंने एक सेक्ट बना लिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एक सेक्ट में ज्वाइन किया, ये ऑलरेडी एक सेक्ट था, एक धार्मिक संप्रदाय ऑलरेडी था, इन्होंने क्या किया, उसी धार्मिक संप्रदाय में जाके ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब तीसरा केस आता है दोस्तों, तीसरे केस में केवल एक आदमी निकलता है, वह बिल्कुल इससे अलग, यानी इसको यहाँ पे सपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, सोशल इक्वलिटी नहीं थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक बंदे ने क्या किया, ये यहाँ से निकल के ये दूसरी जगह, मतलब यहाँ से निकल कर क्या चले गए,
दूसरी जगह चले गए, न ही ये किसी रिलीजन को ज्वाइन किए, ये अपना खुद का रिलीजन बनाने की यानी कि स्पीचेस देने लगे, लोगों को ज्ञान दे रहे थे, मतलब ऐसी चीजें करने लगे कि धीरे धीरे इनको क्या किए, लोग इनको फॉलो करने लगे द सेंस। उसके बाद यानी कि इनका जो भी ये कहते थे लोग वही करते थे, इनकी बातों में लोग आ गए, ठीक है। यानी कि लोगों को लगा कहीं न कहीं कि इनकी बातें जो है सही हैं, जो एक आदमी यहाँ से निकला था। अब इस 100 आदमी में से क्या किए, धीरे-धीरे करके यहाँ पे इनके साथ इनको फॉलो करने लगे, इनके फॉलोवर हो गए। जो एक बंदा यहाँ से निकला था, इनका क्या हुआ, इनके लगभग 5 से 7 लोग या 10 लोग, 15 लोग क्या हुआ, धीरे-धीरे इनको फॉलो करने लगे। अब इनका क्या हो गया, एक सेक्ट बन गया, यानी इनका भी एक धार्मिक संप्रदाय बन गया, ठीक है। यानी हमने क्या देखा कि धार्मिक संप्रदाय क्या है कि एक संप्रदाय एक ऐसा ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि एक लार्जर ग्रुप से सेपरेट हो जाता है और उसके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, धार्मिक मान्यताएं होती हैं, ठीक है। और 3 केस हमने देखा कि एक केस में कि ये डायरेक्टली जाके दूसरे किसी रिलीजन को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि इसने दूसरे रिलीजन को ज्वाइन कर लिया इसलिए ये कोई सेक्ट नहीं बना, क्योंकि ऑलरेडी ये किसी एक सेक्ट को, एक रिलीजियस संप्रदाय को उसने ज्वाइन कर लिया। और दूसरे केस में हमने देखा कि 25 बंदे इस ग्रुप को छोड़ दिए, वे दूसरे किसी धर्म को नहीं अपनाए, यानी किसी दूसरे रिलीजन को उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर रिलीजन बना लिया, ठीक है। जो पर्टिकुलर रिलीजन इन्होंने बना लिया, इससे अलग होके ये हो गया एक धार्मिक संप्रदाय, यानी कि सेक्ट या पंथ, ठीक है। और तीसरा केस हमने देखा कि केवल एक आदमी यहाँ से निकला और धीरे धीरे प्रचार प्रसार करते हुए लोग उसके पीछे आने लगे, लोग उसको फॉलो करने लगे और बाद में कुछ लोगों का ग्रुप बन गया, 10 से 15 लोगों का या जितने भी लोगों का ग्रुप बन गया और यह क्या हो गया, एक डिफरेंट सेक्ट हो गया, एक दूसरा धार्मिक संप्रदाय हो गया, ठीक है। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। तो जो हरिदास जी थे, इन्होंने क्या किया, उन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पे क्वेश्चन किया, उनके सवाल उठाए जो कि कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए कुछ टेक्स्ट या कुछ ग्रंथ जिनमें कि ऐसा बोला गया था कि कास्ट सिस्टम जो है सोसाइटी में रहना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट करने का मतलब कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में दिया गया था जो कास्ट सिस्टम है वो सोसाइटी में रहना चाहिए, ये जरूरी है। तो हरिदास ने क्या किया, उन्हीं से क्वेश्चन कर दिया, उन्हीं पे सवाल उठा दिए। इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरला, जिसे आज हम केरला बोलते हैं, अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट, इजावा कास्ट से गुरु थे जिनका नाम था श्री नारायण गुरु, प्रोक्लेम द आइडल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। उन्होंने अपने लोगों के लिए आइडल ऑफ यूनिटी जो है प्रोक्लेम कर दिया, यानी कि अपने लोगों के बीच उन्होंने यूनिटी, उनको यूनाइट रखा और यूनिटी का भाव रखा, यानी कि अपने लोगों को बोला कि आप लोग सारे लोग एक हो, ठीक है। यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है। He argue against treating people unequally on the basis of caste differences। उन्होंने बोला कि कास्ट डिफरेंस के बेसिस पे लोगों को अनइक्वली ट्रीट करना बिल्कुल गलत है, तो उन्होंने इसके खिलाफ जो है विरोध किया। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, गुरु श्री नारायण गुरु के अकॉर्डिंग, ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, कि जितना जो भी ह्यूमन काइंड है, जो सारे ह्यूमन काइंड है वो केवल और केवल एक, यानी केवल और केवल सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी सारी ह्यूमन काइंड का, सारी ह्यूमन प्रजाति का जो कास्ट है वो सेम है। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वाज ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यान, यानी कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। उनका एक स्टेटमेंट था क्या कि एक ह्यूमन काइंड के लिए, यानी जो मानव जाति है उसके लिए केवल एक गॉड है, केवल एक रिलीजन है और केवल एक कास्ट है। All these sects were founded by leaders who came from non-Brahman caste and worked among them। तो दोस्तों इन सभी जो सेक्ट थे, जो सारे सेक्ट थे, इनकी स्थापना जो था वो ऐसे लोगों ने किया था जो कि नॉन ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी कि गैर ब्राह्मण जाति से थे, और वे उनके ही बीच क्या करते थे, काम करते थे। They tried to change those habits and practices which provoke the contempt of dominant caste। एक्चुअली क्या होता था, पहले जो डोमिनेंट कास्ट होती थी, यानी जो अपर कास्ट होती थी, इनका बहुत ज्यादा कंटेम्प्ट करते थे लोअर कास्ट के लोगों का। तो इसलिए वे लोग क्या किए, वे उन हैबिट्स और प्रैक्टिसेस को चेंज करने की कोशिश की जो कि डोमिनेंट कास्ट जो है कंटेम्प्ट करने के लिए प्रोवोक होता है, यानी कि डोमिनेंट कास्ट जिस वजह से कंटेम्प्ट करता है, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, निंदा करना, ठीक है। They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate caste। और इन्होंने क्या ट्राई किया, इन्होंने कोशिश किया कि जो सबऑर्डिनेट कास्ट है उनके बीच में हम सेल्फ स्टीम पैदा करेंगे। सेल्फ स्टीम का क्या मतलब होता है, आत्मसम्मान, ठीक है, क्या, आत्मसम्मान। अब इस चीज को समझना,
अब जैसे कि अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो पहले के जो रिफॉर्मर्स थे, जब एजुकेशन की बात हुई किसके लिए, वुमेन्स के लिए, वुमेन्स की एजुकेशन की बात हुई, वे लोग क्या सोचे, जैसे कि वे लोग जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को ले लो, ये लोग क्या सोचे कि आज के टाइम में हम हैं, हम इनके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम इनके लिए खड़े हो रहे हैं, जो भी इनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, बट अगर कल का हम नहीं रहेंगे तो इनके लिए खड़ा कौन होगा, इनके कुछ भी इनके साथ गलत होता है, अनइक्वली ट्रीट किया जाता है औरतों के साथ, तो इनका विरोध कौन करेगा। तो उन्होंने माइंड क्या लगाया कि एक काम करते हैं, हम औरतों को एजुकेशन दे देते हैं, अगर ये एजुकेटेड हो जाएंगी यानी ये शिक्षित हो जाएंगी, ये अपने लिए अपने अधिकार के लिए खुद लड़ेंगी। तो सेम चीज इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनमें क्या है कि उनको अगर सेल्फ स्टीम उनके अंदर पैदा कर दे, यानी कि आत्मसम्मान का भाव पैदा कर दें, अगर उनको कोई कंटेम्प्ट करेगा या उनका निरादर करेगा, उनको सम्मान नहीं करेगा, यानी कि उनका एक जब सेल्फ स्टीम की भाव उनके अंदर पैदा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो है कि उनका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि अगर सेल्फ स्टीम का भाव ये नहीं लाते, तो जो लोअर कास्ट वाले थे उनको जरा सा भी कंटेंट फील ही नहीं होता, कोई उनका इंसल्ट करता, कुछ भी करता, उनको जरा सा गलत वहां पे फील नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका यही विचार था, अगर हम सेल्फ स्टीम की भावना ला देते हैं इनके अंदर, यानी आत्मसम्मान की भावना ला देते हैं, कुछ भी इनके खिलाफ होगा ये उसका विरोध करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं गुलामगिरी। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग द लो कास्ट लीडर्स वाज ज्योतिराव फूले। वोकल यानी कि मुखर, तो लोअर कास्ट के जो लीडर थे उसमें सबसे मुखर में से एक एक जो लीडर थे वो कौन थे, ज्योतिराव फुले। बॉर्न इन 1827, इनका जो जन्म हुआ था 1827 में हुआ था। ही स्टडीड इन स्कूल सेट अप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। तो इन्होंने कौन से स्कूल में पढ़ाई की थी, जो कि क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा बनाया गया था। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। तो जब ये बड़े हुए तो कास्ट सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रहा था उसके बारे में इन्होंने अपना खुद का आइडिया जो है डेवलप किया। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स, क्लेम दैट दे वर सुपेरियर टू अदर्स सिंस दे वर आर्यंस। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मण लोग क्लेम कर रहे थे, क्लेम मतलब दावा कर रहे थे, क्लेम मतलब दावा करना। ठीक है, क्या दावा कर रहे थे कि दे आर सुपीरियर टू अदर्स, वे औरों के ऊपर हैं, औरों से सुपेरियर है, क्यों, क्योंकि वे आर्यन हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसी पे अटैक कर दिया। इन्होंने इसी पे अटैक क्या किया कि फूले आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वर फॉरेनर्स। फूले ने बोला कि जो आर्यंस थे वो तो फॉरेनर थे, वो बाहर से आए थे। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए थे। एंड डिफीटेड एंड सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। और फूले जी ने क्या बोला कि जो आर्यंस थे वे पहली चीज तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए थे, और वे आकर हमारे जो चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री यानी हमारे कंट्री के जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रन थे, यानी कि यहाँ के जो लोकल लोग थे, उनको हरा दिए और उनको सब्जुगेट कर दिए। सब्जुगेट यानी कि अधीन कर देना। Those who had lived here from before the coming of the Aryans. Children of the country का मतलब कि आर्यन के आने से पहले जो इस कंट्री में रह रहे थे, यानी इनका कहने का मतलब था, अब जैसे इंडिया है, ठीक है, तो इनका कहने का मतलब जो आर्यन थे वो बाहर से आए थे। वो बाहर से आकर क्या करते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो आर्यन के आने से पहले यहाँ के जो लोकल लोग थे जो यहाँ पे रहते थे, तो आर्यन लोग यहाँ से इन्वेट किए, इन पर आक्रमण किए, इनको हराया और इनको सब्जुगेट कर लिया, अपने अधीन बना लिए। ठीक है, एज द आर्यन स्टैब्लिश दियर डोमिनेंस, जैसे 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 आर्यन जो थे उन्होंने अपना डोमिनेंस जो था, वो अपना प्रभुत्व जो था यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया। दे बिगन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर। उसके बाद जो डिफीटेड पॉपुलेशन थी, यानी जो हारी हुई यहाँ के लोकल लोग थे, उनको एज ए इन्फीरियर देखने लगे, एज लो कास्ट पीपल। उनको दर्जा क्या दे दिया, लो कास्ट पीपल, इन्फीरियर यानी कि ये लोग लोअर कास्ट के हैं। अकॉर्डिंग टू फुले के अकॉर्डिंग द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। अब फूले ने आगे क्या बोला कि अपर कास्ट का कोई भी राइट नहीं है, हैड नो राइट टू देयर लैंड पावर, इनकी लैंड और पावर पर। किसकी लैंड और पावर पर, द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री की बात हो रही है, यानी कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनके लैंड पर और इनकी सत्ता पर जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका कोई अधिकार नहीं है। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनस पीपल, द सो कॉल्ड लो कास्ट। आगे बोलते हैं कि रियलिटी में लैंड जो है उन लोगों की बिलोंग करती है जो कि यहाँ के इंडिजिनस पीपल है, यानी कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं जिसको कि हम सो कॉल्ड लो कास्ट बोल रहे हैं। फुले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज। फुले ने आगे क्या क्लेम किया, उन्होंने दावा किया कि बिफोर आर्यन रूल, आर्यन रूल के पहले देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज, एक गोल्डन एज
हुआ करता था। व्हेन वॉरियर्स पीजन टिल द लैंड, जो वॉरियर पीजन यानी योद्धा किसान थे अपने खेतों की जुताई करते थे। एंड रूल द मराठा कंट्री साइड, और मराठा कंट्री साइड को रूल करते थे इन जस्ट एंड फेयर वे, जस्ट और फेयर वे में। जस्ट और फेयर वे मतलब न्याय संगत, ठीक है, क्या न्याय संगत और सही तरीके से क्या करते थे, रूल करते थे। ही प्रपोज दैट शूद्रास लेबरिंग कास्ट एंड अतिशूद्रास अनटचेबल्स शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इन्होंने क्या किया, अब देखो इन्होंने भी माइंड लगाया कि यहाँ पे कि सेम चीज जैसे कि हमने वुमेन्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया, यहाँ पे भी इन्होंने किया कि अगर हम कम लोग हैं तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। अब हम एक काम करते हैं कि जो यहाँ के जो जिसको लोग शूद्र बोलते हैं और जिसको अति शूद्र बोलते हैं, शूद्र यानी जो लेबरिंग कास्ट थी, जो काम वाम करते थे, मजदूरी करते थे। अति शूद्र यानी अनटचेबल, अछूत लोग, जिनको जो अपर कास्ट के लोग थे अनटचेबल बोलते थे। इन्होंने बोला कि उनको हम क्या करते हैं, यूनाइट कर देते हैं, उनको एक कर देते हैं ताकि वे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है लड़ सके। दी दी सत्य शोधक समाज एंड एसोसिएशन फुले फाउंडेड, तो सत्य शोधक समाज नाम का एक एसोसिएशन था जिसको फुले ने बनाया था, ठीक है। प्रोपेगेटेड कास्ट इक्वलिटी, और इस एसोसिएशन के थ्रू उन्होंने क्या किया कि कास्ट इक्वलिटी के लिए उन्होंने मुहिम चलाई, कास्ट इक्वलिटी, ठीक है, यानी कि सारी कास्ट जो है इक्वल है। इन 1873 फुले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी, तो 1873 में फुले ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, मीनिंग स्लेवरी, जिसका मतलब मीनिंग क्या था, स्लेवरी। सम 10 years बिफोर दिस, इसके लगभग 10 साल पहले द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फॉट, जो अमेरिकन सिविल वॉर था वो लड़ा गया था। अमेरिकन सिविल वॉर का क्या मतलब होता है, सिविल वॉर का मतलब जब कंट्री के लोग आपस में ही, मतलब कंट्री में ही सिविलियन जो है लड़ने लगे, उसको सिविल वॉर नाम भी बोलते हैं, ऐसा ही समझ लीजिए आप, कि यानी जब कंट्री के अंदर वहाँ के जो सिविलियन है, जो लोकल लोग हैं, आंदोलन छेड़ दें या लड़ने लगे, को सिविल वार बोलते हैं। लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, बोलते हैं जब बुक उन्होंने लिखा था 1873 में, उसके लगभग 10 साल पहले अमेरिकन सिविल वार स्टार्ट हुआ था, मतलब लड़ाई अमेरिकन सिविल वार हुआ था, और उससे क्या हुआ, अमेरिका में स्लेवरी खत्म हो गई। फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फाउट टू फ्री स्लेव्स, तो फुले ने अपना बुक किसके नाम पे डेडिकेट किया था, किनको डेडिकेट किया था, उन अमेरिकन्स को जिन्होंने स्लेवरी को खत्म करने के लिए, स्लेव्स को फ्री करने के लिए ये लड़ाई लड़ी थी। दस डेडिकेट मतलब होता है समर्पित करना है। तो फुले ने ये बुक जो थी, जो बुक उन्होंने गुलामगिरी लिखी थी, उन्होंने उन अमेरिकन्स को डेडिकेट किया था, उन अमेरिकन्स के को समर्पित किया था जिन्होंने स्लेवरी के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ा था, स्लेव्स को फ्री करने के लिए। thus establishing a link between the condition of the lower caste in India and the black slave in America। तो इस बुक में उन्होंने क्या किया कि जो कंडीशन थी किसकी, लोअर कास्ट की इंडिया में, यानी लोअर कास्ट की इंडिया में जो कंडीशन थी उसको उन्होंने क्या किया कि, अब यहाँ समझेंगे इसको, कि लोअर जो यहाँ पे लोअर कास्ट के लोग थे इंडिया में, उनका जो कंडीशन था उसको उन्होंने लिंक कर दिया किससे, अमेरिका में जो स्लेव्स थे, ब्लैक स्लेव जो थे, इन दोनों के बीच जो है उन्होंने लिंक कर दिया, जोड़ दिया, दोनों का कंडीशन जोड़ दिया, ठीक है। As this example shows, जैसा कि एग्जाम्पल दिखाता है, फुले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो फुले ने क्या किया कि अपना जो उनका क्रिटिसिज्म था कास्ट सिस्टम को लेके, उन्होंने इसको क्या किया कि सारे टाइप के जो सारे फॉर्म, ऑल द फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी से जोड़ दिया, यानी कि सभी प्रकार के जो इनइक्वालिटी थे उनसे जोड़ दिया। यानी कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि फुले ने क्या किया कि ऐसा नहीं है कि वे केवल लोअर कास्ट के लोगों के लिए अपना क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे थे लोअर कास्ट को लेकर। अब जैसे कि अपर कास्ट की वुमेन्स को लेकर भी वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, मतलब जहां जहां पे इनइक्वालिटी थी, जहां जहां पे बराबरी होती थी, वहां वहां को लेकर वे कंसर्न थे। ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, जैसा कि हमने अभी भी जस्ट बताया कि वे किसके बारे में चिंतित थे, ज्यादा अपर कास्ट की वुमन की प्लाइट पे, यानी उनकी जो दुर्दशा थी उसको लेकर वे काफी चिंतित थे। द मिजरीज ऑफ द लेबरर, और जो लेबर लोग होते थे उनकी मिजरीज यानी कि दुख, उनकी दुख को लेकर वे चिंतित थे। एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ द लो कास्ट, और जो ह्यूमिलिएशन हो रहा था किसका, लोअर कास्ट के लोगों का, उसको लेकर वे काफी ज्यादा चिंतित थे, कंसर्न थे।
This movement for caste reform was continued in the 20th century by other great Dalit leaders like Dr. Bhimrao Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy नायकर इन द साउथ। तो दोस्तों जो यह आंदोलन था किसको लेकर, कास्ट रिफॉर्म को लेकर जो यह आंदोलन था यह 20th सेंचुरी में भी कंटिन्यू रहा। किसके द्वारा, ग्रेट दलित लीडर जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा कहाँ पे, वेस्टर्न इंडिया में, और ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा कहाँ पे, साउथ इंडिया में। ठीक है, और ये जो मूवमेंट था कास्ट रिफॉर्म को लेकर वो कंटिन्यू रहा। हु कुड इंटर टेम्पल्स, मंदिरों में कौन जा सकता है उस टाइम। अंबेडकर वाज बोर्न इनटू अ महार फैमिली। तो एक्चुअली जो अंबेडकर जी का जन्म जो था कहाँ पे हुआ था, एक महार फैमिली में हुआ था। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस व्हाट कास्ट प्रेजुडिस मींट इन एवरीडे लाइफ। तो दोस्तों जब वे छोटे थे, हमने ऑलरेडी क्लास 6 की बुक में ऑलरेडी पढ़ा था उनके साथ क्या हुआ था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। ठीक है, तो जब वे छोटे थे वे ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके थे कि एवरीडे की लाइफ में, डेली की लाइफ में कास्ट प्रेजुडिस क्या होता है। इन स्कूल ही वाज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड। तो स्कूल में जबरदस्ती उनको कहाँ पे बैठाया जाता था, आउटसाइड क्लासरूम के बाहर बैठाया जाता था, ग्राउंड पे। बाकी बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठते थे बट इनको क्लासरूम के बाहर ग्राउंड पे बैठाया जाता था। एंड वाज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज। तो सोचो अपर कास्ट चिल्ड्रन जो होते थे, अपर कास्ट के जो बच्चे होते थे, वे जिस टाइप से पानी पीते थे उस टाइप से पानी पीना इनको अलाउ नहीं था, उस टाइप को ये यूज नहीं कर सकते थे। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल कंप्लीट करने के बाद ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज। उनको फेलोशिप मिलता है, फेलोशिप यानी स्कॉलरशिप मिलता है। नॉर्मली होता था उस टाइम की, कुछ लोग बोलते थे मतलब जैसे राजा महाराजा जो होते थे तो समटाइम रखते थे कि जो एकदम टैलेंटेड बंदे हैं, जो बच्चे हैं यानी जो ब्रिलियंट है, पढ़ने में अच्छे हैं, उनको फेलोशिप देते थे। यानी कि उनको फेलोशिप कहाँ का मिला, यूएस जाने का, यानी कि यूएस में स्टडी का उनको फेलोशिप मिला हायर स्टडीज के लिए। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919। तो इंडिया वे वापस कब आते हैं, 1919 में, यानी 1919 में वे आते हैं। ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्पररी सोसाइटी। तो एक्सटेंसिवली वो लिखते हैं काफी डिटेल में कंटेम्पररी सोसाइटी में अपर कास्ट की पावर के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द गेटवे ऑफ द मदुराई टेम्पल ड्रॉन बाय थॉमस डैनियल 1792। Untouchables were not allowed anywhere near such gateways until the temple entry movement began। तो दोस्तों ये जो टेम्पल आपको दिख रहा है, तो इधर अनटचेबल को अलाउ ही नहीं था, जो अछूत लोग माने जाते थे उनको अलाउ ही नहीं था इस गेट के नियर बाई वो रह सके, जब तक कि ये मतलब ये कब तक नहीं अलाउ था, अंटिल द टेम्पल एंट्री मूवमेंट बिगन, यानी जब तक टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल एंट्री आंदोलन नहीं स्टार्ट हुआ था उसके पहले अलाउ ही नहीं था कि जो बेचारे अछूत लोग माने जाते थे उनको इसके नियर बाई कहीं पर रह ही नहीं सकते थे। 1927 में क्या हुआ, अंबेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो अंबेडकर जी ने एक टेम्पल एंट्री आंदोलन स्टार्ट कर दिया, इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर पार्टिसिपेटेड, जिसमें उनके महार कास्ट के जो फॉलोअर थे उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया काफी मात्रा में। अब देखो इसमें कहने का क्या मतलब है कि अंबेडकर जी ने क्या किया, इन्होंने सेम काम किया कि अगर हम कम हैं, हम कितना भी अपनी आवाज उठाएंगे कोई नहीं सुनेगा। इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन छेड़ दिया। अब कोई मान लो मान लो मंदिर है, अब अकेले कोई जाएगा या 2-3 लोग जाएंगे, क्या करते थे, जनरल कास्ट वाले पीट देते थे उनको, जो अपर कास्ट के लोग थे। अब आंदोलन किया इन्होंने, आंदोलन द सेंस लगभग हजारों लोग, लाखों लोग जाएंगे, 1000 लोग जाएंगे भैया, आप किसको किसको पीटोगे। तो सेम, अब एजुकेटेड तो थे ही ऑलरेडी। एजुकेशन क्यों बोलते हैं, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रीजन। अब उनको आया कि हम आंदोलन ही छेड़ देते, तो आंदोलन उन्होंने किया तो सारे लोग मंदिर में गए। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन द दलित्स यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेंपल टैंक। तो जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे, जो ब्राह्मण पुजारी थे, वे आउटरेज्ड हो जाते, मतलब एकदम आग बबूला गुस्से में भर जाते हैं जब देखते हैं कि दलित जो है वो टेंपल के टैंक से पानी पी रहे हैं, टेंपल के टैंक का जो पानी उसको यूज कर रहे हैं। तो इसके पीछे का मोटिव क्या था अंबेडकर जी का, अंबेडकर लेड 3 सच मूवमेंट फॉर टेंपल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1935। तो अंबेडकर जी ने इस प्रकार का आंदोलन, टेंपल एंट्री आंदोलन जो है 1927 से 1935 के बीच में 3 आंदोलन किए। उनका एम था टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रीजुडिस विद इन सोसाइटी। वे लोगों को दिखाना चाहते थे कि जो कास्ट, जो सोसाइटी है उसमें कास्ट प्रीजुडिस का पावर क्या है, कितना ज्यादा वो फैला हुआ है। ठीक है,
दी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। अब यहाँ पे नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट होता है, नॉन ब्राह्मण आंदोलन। इन द अर्ली 20th सेंचुरी की शुरुआत में द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। नॉन ब्राह्मण जो आंदोलन था वो स्टार्ट होता है। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। तो ये इनिशिएटिव कहाँ से आता है, यानी कि ये जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको कौन करता है? तो नॉर्मली ये इनिशिएटिव उन नॉन ब्राह्मण कास्ट से आता है, उन नॉन ब्राह्मण जातियों से आता है जिन्होंने ऑलरेडी एजुकेशन, वेल्थ और इन्फ्लुएंस पा लिया था, यानी जो एजुकेट भी हो चुके थे, जो धनी भी हो चुके, पैसे वाले हो चुके थे, और इन्फ्लुएंस भी उनका अच्छा खासा था। तो उन्होंने स्टार्ट किया। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हायर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स। वे आर्ग्यू करते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वे आर्यन इन्वेडर यानी कि जो आक्रमणकारी, जो आर्यन आक्रमणकारी हैं उनके क्या है, वारिस हैं। हायर यानी वारिस। From the north who had conquered southern land from the original inhabitant of the region, the indigenous Dravidian races। तो इन्होंने क्या आर्ग्यू किया, इन्होंने क्या बोला कि जो ब्राह्मण है वो तो उन आर्यन इन्वेडर्स के हायर हैं, या उन आर्यन इन्वेडर्स के वारिस हैं जो कि नॉर्थ से आए थे और सदर्न लैंड को कॉन्कर कर लिए, यानी जीत लिए। इससे यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे ऑफ द रीजन, इस रीजन के, यानी कि जहाँ पे हम यहाँ पे उसकी बात हो रही है साउथ की, कि ये तो नॉर्थ से आए थे और यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे उनसे इस उनकी लैंड को छीन लिया। द इंडिजिनस द्रविडियन रेसेस, यानी द्रविडियन रेसेस के जो लैंड थे उनको उन्होंने छीन लिया। दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर, और उन्होंने ब्राह्मणिकल क्लेम जो क्लेम था, यानी कि ब्राह्मणिकल क्लेम द सेंस कि जो ब्राह्मण लोग थे वे ये बोलते थे क्योंकि हम तो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम आर्यंस हैं, इसलिए जो सत्ता होगी वो उस पर हमारा हक है। इसलिए इन्होंने उस क्लेम को भी चैलेंज कर दिया। ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार, जो ईवी रामास्वामी नायकर थे इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। एज ही वॉज कॉल्ड, केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन ascetic इन हिज अर्ली लाइफ। ascetic यानी कि संत या सन्यासी, अपनी अर्ली लाइफ में, स्टार्टिंग की लाइफ में एक सन्यासी थे। एंड हैड स्टडीज संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली, तो जो संस्कृत स्क्रिप्चर्स थे उनकी इन्होंने केयरफुली स्टडी किया हुआ था। ठीक है, यानी कि एक पहले अपने अर्ली लाइफ में एक सन्यासी थे, और जो संस्कृत स्क्रिप्चर यानी कि शास्त्र, जो संस्कृत के शास्त्र थे उनका इन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही केयरफुली इन्होंने पढ़ा हुआ था, स्टडी किया हुआ था। लेटर बाद में ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, और ये बाद में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, उसके एक मेंबर हो गए। ओनली टू लीव इट इन डिस्गस्ट व्हेन ही फाउंड दैट एट अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शन, दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। डिस्गस्ट मतलब होता है नाराज होकर, नाराजगी से। फीस्ट यानी कि दावत। तो एक्चुअली क्या हुआ, पहले तो इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, कांग्रेस के मेंबर थे, बट कांग्रेस के जब मेंबर थे, ये एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा? नेशनलिस्ट के द्वारा। ठीक है, नेशनलिस्ट लोगों के द्वारा एक दावत ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें इनको इनवाइट किया जाता है। ये जाते हैं तो ये बहुत काफी नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो कास्ट डिस्टिंक्शन के हिसाब से था, यानी कि कास्ट डिस्टिंक्शन द सेंस कि अपर कास्ट लोगों को अलग बैठना था और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अलग बैठना था, कि दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट, यानी अगर यहाँ पे अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं उस दावत में, तो जो लोअर कास्ट के लोगों की जगह थी वो इस जगह से काफी दूरी पे बैठाया गया था यहाँ पे। इसलिए जाते हैं, वहां से चले आते हैं और इनको काफी दुखी होते हैं, नाराज होते हैं और एक कांग्रेस को छोड़ देते हैं। कन्विंस दैट अनटचेबल हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, पेरियर फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो वहां पे इनको रियलाइज हो गया द सेंस, इनको समझ में आ चुका था कि जो अनटचेबल लोग हैं, जो अछूत लोग हैं, उनको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने डिग्निटी के लिए उनको खुद ही लड़ना पड़ेगा। पेरियार फाउंडेड दिस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उसके बाद इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन जो है स्टार्ट किया। ठीक है। He argued that untouchable were the true upholder of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by Brahmins। तो पेरियार ने और क्या बोला, इन्होंने बोला कि ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर के जो अपहोल्डर हैं वे कौन है? वो अनटचेबल्स ही हैं, जो अछूत लोग हैं वही तमिल, ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर के अपहोल्डर हैं, जिन्हें की किसके द्वारा सब्जुगेट कर लिया गया है? ब्राह्मणों के द्वारा। ही
उनका मानना था दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सा सोशल डिवीजन एंड इनइक्वलिटी एज गॉड गिवन। उनका कहना था कि जो जितनी भी रिलीजियस अथॉरिटीज हैं वे क्या मानते हैं कि जो सोशल डिवीजन और इनइक्वलिटी है, जो यानी कि सामाजिक विभाजन और इनइक्वलिटी असमानता, वो गॉड ने दिया हुआ है। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स। उन्होंने बोला कि जो अनटचेबल्स हैं यानी जो अछूत है, उन्होंने इन सब चीजों से उन्हें खुद को फ्री करना है। देयरफॉर इसलिए फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या बोला कि इसलिए क्योंकि सारे लोग मानते हैं कि जो इनइक्वलिटी और जो सोशल डिवीजन है वो भगवान ने दिया हुआ है, इसलिए जो अछूत लोग हैं उनको सारे रिलीजन से अपने आप को मुक्त करना होगा। किसके लिए? फॉर अचीविंग सोशल इक्वलिटी के लिए, यानी सामाजिक समानता के लिए। पेरियर वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर। ये एक आउटस्पोकन क्रिटिक थे किसके? हिंदू स्क्रिप्चर्स के, यानी जो हिंदू वेद पुराण होते थे उनके बहुत ही कट्टर विरोधी थे। स्पेशली द कोट्स ऑफ मनु, स्पेशली किसके? कोट्स ऑफ जो मनु है, यानी मनु के अकॉर्डिंग वर्ड वर्ड को चार पार्ट में, जैसे कि चार भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे है ना कि कोड ऑफ मनु में क्या दिया गया है कि कुछ सीरीज बनाई गई है, यानी कि जैसे कि कुछ पार्ट में लोगों को डिवाइड किया गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसके क्या थे? इस कोड ऑफ मनु के बहुत बड़े आलोचक थे, उनके विरोधी थे। द एंशियंट लॉ गिवर एंड द भागवत गीता एंड द रामायण। तो एंशियंट लॉ गिवर जो कोड ऑफ मनु था उसके विरोधी थे, भागवत गीता के भी विरोधी थे और रामायण के भी। उनका क्या कहना था दैट दीज टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर लोअर कास्ट। उन्होंने क्या बोला कि जो ये सारे टेक्स्ट हैं जैसे भागवत गीता, रामायण, कोड ऑफ मनु, इन्होंने बोला कि जो ये सारे टेक्स्ट हैं, ये सारे जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, इनका इस्तेमाल ब्राह्मणों ने अपनी अथॉरिटी पाने के लिए किया है। किसके ऊपर? लोअर कास्ट के ऊपर, और डोमिनेशन ऑफ मेन ओवर वुमेन, और मेन का डोमिनेशन पाने के लिए किसके ऊपर? वुमेन के ऊपर। ये ऐसा किसने बोला? पेरियर ने बोला। ठीक है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको देखिएगा। पेरियर ये एक तो आउटस्पोकन क्रिटिक थे किसके? हिंदू स्क्रिप्चर्स के, हिंदू वेद पुराने के बहुत बड़े विरोधी थे, उनकी हमेशा आलोचना करते रहते थे। स्पेशली जो कोड ऑफ मनु था, और जो कोड ऑफ मनु जो यानी कि जो एंशियंट लॉ गिवर है, और भागवत गीता और रामायण के। ठीक है, इनका कहना था कि ये जो टेक्स्ट है यानी भागवत गीता, रामायण और कोड ऑफ मनु, इसका इस्तेमाल ब्राह्मण लोग अपनी अथॉरिटी लोअर कास्ट के ऊपर पाने के लिए यूज कर रहे हैं, और मेंस का डोमिनेशन ओवर वुमेन्स के। दीज असर्शन डिड नॉट गो अनचैलेंज। जो ये असर्शन था ये अनचैलेंज नहीं किया, यानी कि ऐसा नहीं था कि ये बोल दिए बस, इनका कोई विरोध नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। दी फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग्स एंड मूवमेंट ऑफ लोअर कास्ट लीडर did lead to rethinking and some self criticism among upper caste nationalist leaders। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अगर हम कोई चीज गलती करें, जैसे कुछ हम करते हैं और हमको लगता है गलत है, हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, हमको हम जानते हुए भी उसके साथ गलत करें हम करते हैं, बट अगर सामने कोई बंदा दूसरा बोल देता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो हमको क्या होता है? रियलाइज होता है, और हमको अंत में मतलब कि अंदर ही अंदर क्या होता है? पछतावा होता है, हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं इतना गलत हूँ। तो इन जो फोर्सफुल स्पीचेस थे, जो राइटिंग थी, और जो मूवमेंट थे किसके? लोअर कास्ट के लोगों का, यानी कि लोअर कास्ट के लोगों ने जो बहुत सारी किताबें लिख के पब्लिश की, मतलब ये इश्यूज लिख के पब्लिश किया, स्पीचेस दिया लोअर कास्ट के लीडर्स ने, और आंदोलन किया। इससे क्या हुआ कि जो लीडर्स थे, अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर थे, वे खुद सोचते हैं, रीथिंकिंग करते हैं, और अपने आप को अंदर ही अंदर क्या करते हैं? सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी आल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभा एंड द भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ। अब भैया, अब ये लोग ऐसे कर रहे थे, जो पहले के जो अथॉरिटी जो दिखा रहे थे, अब वो क्या नहीं, वो शांत तो रहते नहीं। अब सीधी सी बात है, एक बात आप ये भी जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण लोग ही ऐसा करते। सपोज अगर लोअर कास्ट के लोग उस टाइम, अगर लोअर कास्ट के लोगों की अथॉरिटी होती ब्राह्मण के ऊपर उस टाइम, जस्ट एज एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, और ब्राह्मण लोग जो है विरोध करते, और यानी कि अपना एक से इशू उठाते, आंदोलन करते, तो क्या होता कि ये लोअर कास्ट के लोग भी विरोध करते, इनके अगेंस्ट में जाते। सेम चीज, इस चीज को समझना, यानी कि अभी के उस टाइम में तो एक्चुअल में था कि लोअर कास्ट के ऊपर किसका डोमिनेंस था? अपर कास्ट के लोगों का। बट सपोज फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता कि अपर कास्ट के लोगों पे लोअर कास्ट का डोमिनेशन होता, तो सेम चीज होता ना, कौन चाहेगा कि हमारे अंडर में कोई ना रहे या हमारी अथॉरिटी ना रहे? तो वही चीज चाहे ब्राह्मण लोग। ठीक है,
जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी, यानी कि जो रूढ़िवादी लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो जो जो रूढ़िवादी हिंदू सोसाइटी थी, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध कैसे किया, उन्होंने सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल नॉर्थ में एंड एसोसिएशन लाइक द ब्राह्मण सभा इन बंगाल। तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल में एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था क्या, कि ब्राह्मण सभा, और नॉर्थ में 2 एसोसिएशन बनाए उन्होंने, सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल। ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुइज्म। अब बात आती है कि ये जो तीनों सभाएं बनाई गई थी, इनका एम क्या था। किसी भी सभा के पीछे तो एक वो एम होता है ना, कि एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इनका ऑब्जेक्ट था कि ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन है, यानी जो कास्ट कास्ट है सोसाइटी में, कास्ट बेस्ड जो सोसाइटी है, ये ऐसे बनी रहे। कास्ट डिस्टिंक्शन जो है एज ए हिंदुइज्म का कॉर्नर स्टोन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। एंड शो हाउ दिस वाज सैंक्टिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स। और इन सभाओं के जरिए भी ये बताना चाहते हैं कि ये जो चीज, जो इस कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, ये इसके बारे में लिखा गया है किसमें, स्क्रिप्चर्स में, यानी धार्मिक जो वेद पुराण है उसमें लिखा गया है। डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स ओवर कास्ट कंटिन्यूड बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड। तो दोस्तों, जो कास्ट पे जो डिबेट्स और स्ट्रगल थे, वे कॉलोनियल पीरियड के बाद भी कंटिन्यू रहे एंड आज स्टिल गोइंग ऑन इन आवर ओन टाइम्स। अभी भी हमारे टाइम में भी, अभी आज के समय में भी आपको बहुत जगह पे ऐसा देखने को मिल जाएगा कि अभी भी लोग कास्ट के नाम पर क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है।